सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, दिल्ली में सोमवार को हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जांच पड़ताल और संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही हैं। इसी सिलसिले में पुलिस ने कानपुर के 9 लोगों को हिरासत में लिया है। उनमें से दिल्ली ब्लास्ट में उनकी संलिप्तता को लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस और खुफिया एजेंसी की टीमें उनसे पूछताछ कर रही हैं। आपको बता दें कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे इस बात की भी पूछताछ हो रही है कि क्या इन लोगों के संबंध आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से है या नहीं। उन्होंने बताया कि दिल्ली ब्लास्ट में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन कानपुर में करीब 7 साल तक रही हैं। इसके संबंधों और ठिकानों का भी पता लगाया जा रहा है। और वहीं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, पुलिस ने कानपुर के 9 लोगों को हिरासत में ले लिया है, क्या जानकारी? हुआ और उसके बाद से लगातार सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई। तमाम शहरों में, तमाम जिलों में, तमाम प्रदेशों में जाकर के सुरक्षा एजेंसियां उन संदिग्धों की तलाश कर रही हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है। दिल्ली के तार कानपुर से भी जुड़े हुए नजर आए, क्योंकि सबसे पहले डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आया, क्योंकि वो कानपुर मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर रही। लंबा अरसा उनका यहाँ पर गुजरा। तमाम उनके जो दस्तावेज थे वो सुरक्षा एजेंसियों ने मेडिकल कॉलेज से अपने कब्जे में लिए हैं। लगातार पूछताछ की जा रही है और आज जो है कानपुर के पोस्ट इलाकों से करीब 9 लोगों को हिरासत में लिया गया और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है कि उनकी संलिप्तता किस तरीके से है, उनके कनेक्शन किस तरीके से है और उनकी गतिविधि क्या है। इस पर जो है लोकल इंटेलिजेंस है, उन लोगों ने भी अपना कुछ इनपुट दिया और यही वजह है कि इन सभी को हिरासत में लिया गया है। और आज जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन के पति हैं जफर आयाद, उन्होंने भी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने भी ये चीज बताया कि किस तरीके से उनके जो संबंध रहे हैं वो किस तरीके से विवादों में रहे और लंबे अरसे से उनका कोई पता नहीं था, वो कहाँ गायब रही, किस तरीके से रही। और यही वजह है कि जो दिल्ली के ब्लास्ट के जो तार है वो कानपुर से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। देखना यह होगा कि पकड़े गए इन 9 संदिग्धों में किस तरीके का इनपुट मिलता है, क्या इनसे जानकारी मिलती है, दिल्ली से हुए हादसे के बाद इनका क्या अगला रुख रहने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से कानपुर में लगातार एटीएस की टीम, एसटीएफ की टीम और जो लोकल पुलिस है वो दबाव बनाए हुए हैं, लगातार उनके बाद जितने अन्य लोग उनके संपर्क में आए उन सभी को एक तरीके से शक के घेरे में रखा गया और उन सभी की छापेमारी करके उन सभी को हिरासत में भी लिया जाएगा इसके बाद। जी गौरव, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लोगों से पूछताछ जारी है और जो भी सामने आएगा ये सब देखने वाली बात होगी। पर डॉक्टर शाहीन पिछले 7 सालों तक जो है कानपुर में रही थी, वो एक प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान में काम कर रही थी। इसको लेकर के जांच किस स्तर तक पहुंच गई है? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आने के बाद कानपुर का गणेश शंकर विद्यार्थी जो है उसमें सनसनी फैल गई थी। मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी और स्टाफ के बीच में चर्चा का विषय जरूर बना हो कि जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आया तो लोग हैरान थे कि इतने बड़े ब्लास्ट में डॉक्टर शाहीन का नाम हो सकता है, क्योंकि उनका चयन यूपीएससी के परीक्षा के माध्यम से प्रवक्ता के तौर पर हुआ था 2006 से। वह लगातार यहाँ पर थी और 2009 में 6 महीने के लिए उनका तबादला कन्नौज मेडिकल कॉलेज हुआ था और 2013 में वो पुनः वहां पर स्थित रही। इसके बाद जो है सेवा से वो लापता बनी रही, उनका कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ है और इसके बाद शासन ने 2021 में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि 2013 के बाद जिस तरीके से अनुपस्थित रही, उनको नोटिसें दी गई लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला। जाहिर सी बात है कि ये उनका जो जीवन है वो शक के घेरे में है और इसी के लापरवाही के चलते 2021 में उनको जो है सेवा से बर्खास्त किया था। लेकिन तब से लगातार आतंकी संगठनों से जुड़ी हुई रही, इनके कनेक्शन रहे, क्योंकि यही बातें वो सामने आ रही है और इनकी यही वजह है कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट साफ हो रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां आज भी मेडिकल कॉलेज पहुंची थी और वहां से तमाम अन्य साक्ष्यों को, तमाम दस्तावेजों को, वहां जो स्टाफ था उनसे भी जांच पड़ताल की गई, बात की गई, उनके पति से भी बात की गई। देखना यह होगा कि इतनी जांच और पूछताछ के बाद मिलता क्या है कानपुर से। जी
और गौरव, जिस तरीके से दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश भर में हाई अलर्ट है और सुरक्षा एजेंसियों भी अलर्ट मोड पर है और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में कानपुर आता है, वहां डॉक्टर शाहीन पिछले 7 सालों से रही, तो अभी वहां सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए हैं? कैसा माहौल कानपुर में इस वक्त बना हुआ है? देखिए, कानपुर के माहौल की अगर बात करें तो जिस तरीके से ये दिल्ली का धमाका हुआ, पूरा देश इस वक्त सच्चे में है और पूरे देश में हाई अलर्ट है। ठीक उसी तरह से कानपुर में भी लगातार सुरक्षा एजेंसियों ने डेरा जमा रखा है। तमाम जो अहम जगह है, चाहे वो बस स्टॉप हो, रेलवे स्टेशन हो, ये तमाम पब्लिक प्लेस की जितनी भी जगह है, मेडिकल कॉलेज कानपुर का है, वहां पर लोगों की निगाह बनी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों की निगाह बनी हुई है। जो लोकल इंटेलिजेंस है वो लगातार निगाह बनाए हुए है कि किसी तरीके से कुछ ऐसा इनपुट मिले जिससे इस पूरे मामले को डिकोड किया जा सके और जो इसके मुख्य आरोपी है उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव इन तमाम जानकारियों के लिए। और बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की बता दें। रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए जैश से फंडिंग हुई थी, बड़ा खुलासा हुआ है। सहारनपुर और हापुड़ के कई इलाके इसमें शामिल हैं जहां लोगों की गतिविधियां कम रहती हैं। तो बता दें, सहारनपुर और हापुड़ के कई इलाके इसमें शामिल हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। कमांड सेंटर बनाने की तैयारी में थी, वहीं शहर के बाहरी इलाके में ऐसी जगह खोजी गई है जहां कम गतिविधियां होती हैं। वहीं सेंटर के अंदर आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी और बाहर एनजीओ या संस्था का काम दिखाया जाता था। वहीं शाहीन ने मौजूदा कुछ संस्थाओं से संपर्क कर नकली योजना बनाई थी। तो कुछ संस्था से शाहीन ने इसके लिए संपर्क किया था। वहीं नकली योजना पूरी तरीके से बनाई गई थी। गरीब मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई और गरीबों के इलाज के लिए भी फाउंडेशन बनाने की तैयारियां कर रही थी ताकि आतंक फंडिंग जांच एजेंसियों की रडार पर न आए। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए जैश से फंडिंग हुई थी, ये बड़ा खुलासा हुआ है। और वहीं रजनीश पांडे हमारे स्टेट हेड उत्तर प्रदेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए जैश से फंडिंग हुई थी, ये बड़ा खुलासा हुआ है, क्या जानकारी? अदीप, ये तो अभी शुरुआत है। जैसे जैसे पूछताछ होगी सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। जिस तरीके से शाहीन सहारनपुर और हापुड़ में मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए जगह की तलाश कर रही थी और उसका टारगेट था कि वो शहर के बाहर का इलाका हो और वहाँ लोगों की गतिविधियां कम है। मतलब साफ है कि लोगों की नजर कम जाए। जब लोगों की नजर जाएगी तो जाहिर तौर पर एलआई से लेके जो लोकल इंटेलिजेंस या थाने की नजर हो जाती है ऐसी जगहों पे। थी कि जो भी हम ऐसे रिक्रूट सेंटर बनाए वो आबादी से दूर हो और शाहीन इस सेंटर में आतंकी ट्रेनिंग देती और बाहर की एजेंसियां यानी संस्था दिखाया जाता। तमाम जैसे एनजीओ का बोर्ड लगा के दिखाया जाता कि हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं। और जैसे कि शाहीन की प्रोफाइल लगातार की खबर दर्शक देख ही रहे हैं, तो उनको पता ही है कि वो एमबीबीएस एमडी है, डॉक्टर है। तो ऐसे लोगों को, थोड़ा पढ़े लिखे लोगों के समाज में कद्र भी होता है और एनजीओ के आड़ में वो बड़ा खेल करने वाली थी। मौजूदा समय में कुछ ऐसे संस्था चल भी रहा था जिससे संपर्क किया था शाहीन ने। इसमें मुस्लिम गरीब लड़कियों की पढ़ाई, गरीबों का इलाज कराने के लिए फाउंडेशन बनाने की तैयारी थी ताकि टेरर फंडिंग, क्योंकि देखिए इस टाइप की संस्था चलाने के लिए या इस टाइप के जो लोग मंसूबा पालते हैं उनको फंडिंग की जरूरत होती है। तो ऐसी फंडिंग आता और जांच एजेंसियों पे नहीं आता। याद होगा अदीप, 20 दिन पहले छांगुर के पर बड़ा एक आईटी से लेके सब लोगों की जांच पड़ी थी जिसमें वही था कि लोग फंडिंग लेने का तरीका वही है कि तमाम एनजीओ सामाजिक संस्था के नाम पे चलाते हैं और लोग उसमें फंडिंग करते हैं और जांच एजेंसियों के निशाने पर लोग नहीं आते हैं। फिर 5 महीनों में शाहीन सेंटर बनाने के लिए तैयार कर रही थी। 6 सेंटर में कुल 10 बड़े कमरे और एक कारखाना, बड़ा ट्रेनिंग हॉल बनाने की तैयारी थी, जिसके लिए सारे के भी शाहीन की गिरफ्तारी है। अभी कुछ लोग और रडार पर है और इंडिया वॉइस के पास जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो हम दर्शकों को बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसमें आज भी कुछ जगहों पे छापेमारी होगी। हालांकि जगह का नाम गुप्त रखा गया है, लेकिन उम्मीद है कि 2 से 4 लोगों की और इसमें गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल रजनीश जी, जिस तरीके से एनजीओ की आड़ में टेरर फंडिंग की जा रही है जैसा आपने बताया, और वहीं
छांगुर बाबा का भी जिक्र किया, जिस तरीके से उनके मामले में भी टेरर फंडिंग के चीजें सामने आई थी। वहीं अब और आगे क्या कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ सहारनपुर और हापुड़ में नहीं बल्कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के और भी जिलों में ऐसे कहीं टेरर फंडिंग लेते होंगे कुछ एनजीओज के नाम पर। देखिए, तो जांच की बात है, चूंकि जो भी जांच एजेंसी ऐसी जांच करती है बड़ा गोपनीय रखती है, लेकिन उम्मीद है, जैसे कि मैंने खबर में आपको बताया भी, कि इंतजार कीजिए, 4 से 5 लोगों की और बड़ी गिरफ्तारी होगी इसमें। जो लोग शाहीन जैसे लोगों को मदद करते हैं या कह सकते हैं स्लीपर मॉड्यूल के तौर पे काम करे, क्योंकि कल जब लखनऊ छापेमारी हुई थी तो कुछ लोगों को ऑफ रिकॉर्ड उठाया गया था, लखीमपुर खीरी में उठाया गया था, तो कुछ लोगों की और गिरफ्तारी आज रात देर रात तो हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। नागौर में सर्दी और घने कोहरे के बीच सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत भारी और अन्य वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई जा रही है ताकि कोहरे में भी वाहन स्पष्ट रूप से दिखाई दें। कोतवाली रोड पर नागौर यातायात पुलिस ने अब तक 100 से अधिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। वाहन चालकों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें, गति सीमा का पालन करें और वाहन चलाते समय मोबाइल या म्यूजिक सिस्टम का इस्तेमाल ना करें। ओवरटेकिंग और व्यस्त सड़कों पर वाहन रोकने से भी बचने की सलाह दी गई है। वहीं पुलिस ने रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान शुरू कर दिया। बता दें कि कोहरे के बीच सड़क हादसों पर अंकुश लगाने की पहल पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है, जिसमें पहले ही दिन 100 से अधिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई। सरकार द्वारा एक अभियान चला रहा था 4 तारीख से 18 तारीख तक। उस अभियान में जो निर्देश प्राप्त हुए उसमें परिवर्तन की कार्रवाई के साथ साथ लोगों को यातायात नियमों की जानकारी जागरूकता के संबंध में हम जगह जगह पर वाहन चालकों को लोडिंग वाहनों को बस ऑपरेटरों को आदि को मतलब जानकारी दे रहे हैं। दिनांक 4 से 18 तक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समझाइश करने, कौन सी साइड में चलना, कौन से वाहन है उसकी कौन सी लाइन में चलना, इस संबंध में मतलब वाहन चालकों को जानकारी नहीं है, इसलिए उनको जानकारी आगे। कोहरे का मौसम आ रहा है, इसलिए कोहरे के मौसम के अंदर कौन वाहन है जो क्या बचाव करेगा इसके बारे में, वे आगे गाड़ी चल रही है, आगे से पीछे वाली गाड़ी के संबंध में कितनी दूरी है, इस संबंध में वाहन चालकों को और आम लोगों को ये यातायात नियमों के बारे में जानकारी, ये जागरूकता का अभियान। और अब खबर राजस्थान के नागौर से, जहां एमएसपी पर सरकारी खरीद केंद्र अब तक शुरू नहीं होने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान अपनी उपज मजबूरी में व्यापारियों को सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर है। नागौर कृषि मंडी में मूंग की आवक बढ़ने के साथ ही व्यापारियों में खरीदारी को लेकर होड़ मच गई है। व्यापारियों ने खुले बाजार में मूंग के दाम 6,000 से 7,500 रुपए प्रति क्विंटल तक लगाए हैं, जबकि सरकार की ओर से अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू नहीं की गई है। कुछ किसानों ने समय पर फसल सुखाकर अच्छी क्वालिटी तैयार की, जिन्हें बेहतर भाव मिले। वहीं जीरा 16 से 21,000 और ग्वार 3 से 4,200 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे आप। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात गंगानगर जिले की रावला मंडी तहसील की, जहां बड़ी खबर सामने आई है। थाना परिसर में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब पुरानी पुलिस बैरक की छत का प्लास्टर अचानक गिर गया। गनीमत रही कि घटना के समय कोई भी पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं था, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। जानकारी के अनुसार ये बैरक वर्ष 2000 से 2001 में बनाई गई थी और अब पूरी तरह जर्जर हालत में है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी कई बार छत का मलबा गिर चुका है। जवानों ने बार बार मरम्मत की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दीवारों और छत से रोज मलबा गिरने के कारण पुलिसकर्मियों में डर का माहौल है। एसपी अमृता दुहान ने निरीक्षण के दौरान इस समस्या को देखा था और नई बैरक निर्माण का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। थानाधिकारी ने बताया कि मलबा गिरते समय कोई जवान मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया।
और वहीं बढ़ते हैं आगे। अब खबर अजमेर जिले से, जहां नसीराबाद के पास ग्राम श्रीनगर में आज तड़के सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। जयपुर की ओर से जा रही तेज रफ्तार कार और ट्रेलर की जोरदार टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में कार में सवार एक युवक और एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह लगभग 5 बजे घटना हुई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। श्रीनगर पुलिस चौकी का जाप्ता घटनास्थल पर पहुंचा और शवों को श्रीनगर उप स्वास्थ्य केंद्र की मॉर्चरी में रखा गया। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस ने आसपास के थानों और जिलों में सूचना भेजकर मृतकों की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयास शुरू कर दिए। फिलहाल पोस्टमार्टम मृतकों की पहचान के बाद कराया जाएगा। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। और बढ़ते हैं आगे। दिल्ली ब्लास्ट की घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि यह कायराना हरकत है और जिसने भी इसे अंजाम दिया है उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अंसारी ने कहा कि जांच एजेंसियां घटना की जड़ तक पहुंचकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेंगी। देश को सुरक्षित माहौल देने के लिए सरकार और एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल पर उन्होंने कहा कि नतीजे जनता की भावना को दर्शाते हैं। पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ा है। वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समाज की उपेक्षा की है, इसलिए पार्टी स्थिति में पहुंची है। सर्वांगीण तो दिल्ली का ब्लास्ट केस की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है और हमारा इसकी जांच होगी। गृह मंत्रालय ने इस मामले को गंभीर आतंकी साजिश के हैसियत से देखते हुए एनआईए को जांच की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है। निश्चित तौर पे जिसने भी एक कायराना हरकत की है, हमारी जांच एजेंसियां पूरी मुस्तैदी के साथ वहां जड़ तक पहुंचेंगी और जो भी इसके पीछे है उसको कड़ी से कड़ी उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। देश को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए पूरी संजीदगी से हमारी एजेंसियां काम कर रही है। देखिए, ये जो एग्जिट पोल आया है ये बिहार के जनता के दिलों के भावनाओं को दर्शाता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की नीतीश जी की सरकार ने बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए, वहाँ के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, रोजगार के लिए काम किया है, यह अभूतपूर्व रहा। बिहार को जंगल राज से निकाल के विकास के पटरी पर लाने का काम जो हम एनडीए की नेतृत्व वाली सरकार ने वहाँ किया है, इससे बिहार की जनता के दिलों में हमारी सरकार के प्रति एक विश्वास बना और यही विश्वास ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान भी किया और जनता ने अपना वोट रुपया आशीर्वाद भी मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी को दिया। अब ये इस्तीफा देना उनका व्यक्तिगत इशू है, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस ने हमेशा अल्पसंख्यक समाज के हितों की अनदेखी की है। अल्पसंख्यक समाज के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना ये कांग्रेस पार्टी का हमेशा से एजेंडा रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने शासनकाल में किस तरीके से मुसलमानों को गुमराह करके उनको शिक्षा और रोजगार से दूर करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। यकीनी तौर पे कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा वहाँ के कांग्रेस पार्टी के नेता भी जानते हैं, इसीलिए इस तरीके की घटनाएं वहाँ हो रही है। वहीं बढ़ते हैं आगे। बात अमेठी की, जहां जास कोतवाली क्षेत्र में एचडीएफसी बैंक के पास एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने मकान में जा घुसा। हादसे में मकान का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक के टकराने से मकान के साथ खड़ा एक ई रिक्शा और 3 बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है और लोग बाल बाल बच गए। ट्रक चालक घटना के बाद वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मैं अपने छत के ऊपर था, कमरे में था, बहुत तेज से आवाज़ आई। तो हमने देखा कि कैसे आवाज़ इतनी तेज से आई, तो हम उतर के देखे तो पूरी एक ट्रक आके घुस गई। ये हमारे घर में और मेरे बड़े भाई रामकिशोर भैया के घर चीरते हुए, एचडीएफसी बैंक से चीरते हुए मेरे घर तक आई, बाहर के पोर्शन में। फिर मैंने देखा कि मेरी एक तो ई रिक्शा था मेरे बड़े भैया की, 2 गाड़ी भैया की थी, एक गाड़ी मेरी अपाची थी, एक हार्स पावर का मोटर था और 2 दीवारें पूरी टूट गई और सामान जितना आगे रखा था दुकान के अंदर सब पूरा बिखर गया, पूरा नुकसान हो गया। वो ट्रक का नंबर मतलब वो उतर के भागा, कुछ लोगों ने दौड़ा तो खेत की तरफ वो भाग गया, वो पकड़ में नहीं आया।
और बात उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जहां से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के गैस्ट्रो विभाग में एक छात्र की बाउंसर द्वारा पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। करीब 11 मिनट के इस वीडियो में हिंदी विभाग के छात्र को बाउंसर द्वारा मारते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि सोमवार को छात्र इलाज के लिए गैस्ट्रो विभाग के ओपीडी गया था, जहां किसी बात को लेकर बाउंसर से विवाद हुआ और देखते ही देखते बाउंसर ने छात्र की पिटाई शुरू कर दी। घटना के बाद छात्रों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जब से बीएचयू अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में बाउंसरों की नियुक्ति हुई है, तब से ऐसे मामले लगातार बढ़े हैं। छात्रों ने कई बार विरोध दर्ज कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।